Welcome to our political science class and good morning to all of you again. So we are on the last paragraph of the chapter. India stands benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relationship with China. Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. The Indian military gets most of its hardware from Russia. Since India is an oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. Cooperation with these republics include partnership and investment to oil fields. Russia is important for India's nuclear energy plans and assisted India's space industries by giving, for example, cryogenic rocket when India needed it. Russia and India have collaborated on various scientific projects. So here इंडिया और रूस के जो संबंध हैं उसके कारण कश्मीर और एनर्जी पावर इंटरनेशनल टेररिज्म से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान पश्चिम एशिया में यानी कि वेस्ट एशिया के अंदर पहुंच को बनाने तथा या अपन बोल सकते हैं एंड चीन के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने में ऐसे मसलों में क्या है जो रिलेशंस हैं इंडिया और रूस के उनमें उससे क्या हुआ है दोनों ही देशों को फायदा हुआ है। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया जो है रूस के लिए जो आर्म्स हैं हथियार जो होते हैं हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश। आज भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। आज भी क्या है रूस से इंडिया ने कोई अप्रोक्सीमेटली 33 प्लेन्स उसने वॉर प्लेन्स जो है 33 वॉर प्लेन्स खरीदने का प्रोजेक्ट वो बनाया है इंडिया ने। तो आज भी क्या है रूस से ही क्या है हथियार मिल रहे हैं और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि रूस से हथियार खरीदता है। तो रूस को फायदा यह है कि इंडिया उससे हथियार खरीदता है और जो इंडियन मिलिट्री है उसके अपने सैनिकों के पास जो इंडियन मिलिट्री के पास जो सैनिक है उनके पास जो ज़्यादातर साजो सामान है मिलिट्री का जो भी सामान होता है वो ज़्यादातर मैक्सिमम 98% क्या है रूस से ही मिला हुआ रूस से ही प्राप्त किया हुआ। अब इंडिया जो है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है ऑयल का खरीदार है और अपन ने पीछे पढ़ा ये रशिया वगैरह के अंदर क्या है ऑयल ज़्यादा है। तो भारत रूस के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और उसने जब इंडिया के ऊपर कई दफ़े जब तेल का संकट आया ऑयल क्राइसिस आए तो काफ़ी मदद रूस ने इंडिया की है। भारत रूस से अपने जो पावर एनर्जी है को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है इन दोनों देशों के साथ भी चल रही है अपनी पावर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और फिर उसके बाद जो अपनी जो स्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी रशिया ने
बहुत मदद की है इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज को, जो कि जैसे कि क्रायोजेनिक रॉकेट जो अपन जो स्पेस में भेजा गया था, वो भी रशिया ने इंडिया को दिया था अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखी कि एक दूसरे से दोनों ही देश क्या हैं, बेनिफिट हो रहे हैं, और भारत को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है रशिया से। और दोनों ही देश क्या हैं, अब आगे चल करके क्या है, या आगे चल रहे हैं या अभी एट वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और आगे भी क्या होगा, कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये दोनों देश क्या हैं, आपस में काम कर रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें से? समझ में आ गया बेटा? कोई क्वेश्चन करना है? पायल, यशस्वी सर, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। यशस्वी बेटा, आप ऑडिबल तो मैं सबको हूं, आप आपका जगह चेंज कर लीजिए यशस्वी थोड़ी सी। अच्छा, अब पूरा चैप्टर क्लियर है? पूरे चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको? चैप्टर नंबर 2 पूरा क्लियर है आपको? अपन ने सारी चीजें देख ली। जो चैप्टर था एंड ऑफ द बायपोलरिटी, कैसे बायपोलरिटी दो देशों का, हाँ, इट इज अ नेम ऑफ अ रॉकेट, वो अपने को रशिया ने दिया था। क्रायोजेनिक इज अ नेम ऑफ अ रॉकेट। ठीक है? हाँ हाँ, यस विजय लक्ष्मी सर, ओके, यस सर, आई हैव, ओके। सो अगर आप जब आप इस चैप्टर को रीड करें तो एक बात का ध्यान रखें कि बुक में से ही चैप्टर को रीड करें, डोंट गो फॉर द रिफ्रेशर्स। रिफ्रेशर्स आपको मरवा देंगे। जो परसेंटेज आने चाहिए वो नहीं आएंगे। रिफ्रेशर्स किन के लिए होती है? जो कि 36% वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए रिफ्रेशर काम में आती है। कि जो पढ़ते नहीं है बिल्कुल, वो चलो रिफ्रेशर से पढ़ लिया तो 36% बन गए और खुश हो गए। रिफ्रेशर जब यूज में लेना जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, बाकी आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। अदरवाइज चैप्टर्स ही पढ़ना और जो बताया गया है उसके ऊपर ध्यान देना। कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे जो स्कूल ऐप के ऊपर सारे वीडियोस अपलोड हुए हुए हैं, वो देख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपने नोट्स बनाए हैं बुक से, वेरी गुड। रिफ्रेशर से आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को बुक दी जाती है, ना कि रिफ्रेशर दी जाती है कि क्वेश्चन पेपर बनाया जाए। वो रिफ्रेशर में से क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ लेना। एक आपका जो है ये लास्ट, आपका पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 28 बुक का, और इसके अंदर फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर। इसमें इंडिया एंड द यूएसएसआर के में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, इंडिया एंड द यूएसएसआर enjoyed a special relationship which led critics to say that India was a part of the Soviet camp. It was a multi-dimensional relationship. आपने खोल लिया पेज नंबर 28? फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर एरा के अंदर इंडिया और यूएसएसआर ने अपनी जो रिलेशनशिप थी, अपने जो संबंध थे, उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया है। और लोग जो आलोचना करने वाले लोग हैं या आलोचक हैं, उन्होंने क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, आलोचक है, उन्होंने इंडिया को क्या बताया, सोवियत कैंप का पार्ट बताया है, यानी कि सोवियत ब्लॉक का पार्ट बताया है। और बट क्या था, इट वाज अ मल्टी डायमेंशनल
रिलेशनशिप। अब मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप अपन सारे पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में भी और सेकंड चैप्टर में भी अपन ने क्या क्या रिलेशनशिप थी। फर्स्ट थी इकोनॉमिक, सेकंड थी पॉलिटिकल, थर्ड थी मिलिट्री और फोर्थ थी कल्चर। कल्चर के अंदर अपन ने देखा राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक देखा। मिलिट्री के अंदर अपन ने पढ़ा कि सारे हथियार, ज्यादातर हथियार जो है साजो सामान है सैनिकों के मिलिट्री के, वो रशिया से। अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल दिया आज का, आप न्यूज़पेपर पढ़ लेना, ठीक है। देन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में अपन ने देखा कश्मीर का इशू है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, ये सब क्या है पॉलिटिकल बने। देन इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक के अंदर अपन ने देखा कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ठीक है, ऑयल कंपनीज हैं, पावर एनर्जी कंपनीज हैं, ये सब क्या है इकोनॉमिक उसमें आती हैं। तो ये क्या है, ये एक रिलेशन था इंडिया और यूएसएसआर का जो अभी भी चल रहा है, अभी भी है, और इसको फ्लैशबैक में देखा गया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जब मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और तो उसका आंसर ये चारों ही हैं, उसका आंसर ये चारों ही हैं। जैसे फॉर क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिया एंड यूएसएसआर एंजॉयड अ म्यूचुअल डायमेंशनल रिलेशनशिप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब मल्टी डायमेंशनल कहां लिखा हुआ है, आप आ जाइए फ्लैशबैक ऑफ इंडिया एंड द यूएसएसआर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन पे, यहां पे मल्टी डायमेंशनल लिखा हुआ है। तो आपको अब आंसर्स ऐसे ढूंढने हैं कि कहां पे क्वेश्चन, सर ने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बुक में से ही आएंगे, किसी भी वर्ड के ऊपर आ सकते हैं। खाली ये मल्टी डायमेंशनल एक वर्ड दे रखा है, इस मल्टी डायमेंशनल पे उठा करके उसने क्वेश्चन बना दिया है, जो कि क्वेश्चन आ चुका है और रिपीटेडली आ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आज की डेट से भी रिलेट हुआ। खाली मल्टी डायमेंशनल के ऊपर उसने क्वेश्चन बना दिया, उसने बुक खोली होगी, मल्टी डायमेंशनल शब्द दिख गया होगा उसको, उसने उठा करके इसके ऊपर क्वेश्चन बना करके बोर्ड में डाल। तो जब मैं ये वाला क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको चारों पॉइंट्स लिखना है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चर, जो बुक में दे रखा है ये यूके इंग्लिश। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन इसमें, कोई कंफ्यूजन? पायल, यशस्वी, अनुष्का, आशा, क्लियर हो गया? प्रॉब्लम इन शॉक थेरेपी, क्या प्रॉब्लम है बेटा शॉक थेरेपी में, बताइए विजय लक्ष्मी, यू हैव अ प्रॉब्लम इन शॉक थेरेपी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम मेरे को बताइए। अनुष्का, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ विजय लक्ष्मी इन शॉक थेरेपी। विजय लक्ष्मी क्या प्रॉब्लम है? रोल ऑफ यूएस, बेटा रोल ऑफ यूएस इसमें नहीं है। आपको किसने कहा शॉक थेरेपी के अंदर रोल ऑफ यूएस है? रोल किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का। यहां पे कहीं वर्ड ही नहीं आया यूएस का शॉक थेरेपी के अंदर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का रोल है जिसने ये थेरेपी देने की कोशिश की थी, बट इसके परिणाम जो रिजल्ट्स थे वो उल्टे हो गए। यूएस ने थोड़ी शॉक थेरेपी दी भाई। मॉनेटरी जो मनी से रिलेटेड सहायता है, आप लोन लेंगे तो लोन ठीक है, अगर कंट्री दे दे तब तो ठीक है, बट एट दैट 1991 के अंदर और 99 तब तक तो ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो इंस्टीट्यूशन है ये बन चुके थे। आज अपन भी लोन लेने जाते हैं, आज इंडिया भी लोन लेने जाएगा तो वर्ल्ड बैंक से लेगा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेगा। वो गाइड भी करते हैं, वो गाइड भी करते हैं कि बेटा एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे चैप्टर नंबर 3 जो है वो
अपने सिलेबस से हटा दिया गया। अभी अपन जो चैप्टर अब जो अपन करेंगे वो चैप्टर 4 करेंगे, चैप्टर 3 नहीं करेंगे। यूएस हेजीमनी वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है सिलेबस से। और हेजीमनी का मतलब होता है दादागिरी, यूएस की दादागिरी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दादागिरी किसकी चलती है हर चीज में? वो अमेरिका की चलती है। ये आप मान के चलिए, सब जगह दादागिरी किसकी चलती है? अमेरिका की चलती है, चाहे कोई सा भी फंड हो। अभी आपने कोविड-19 के अंदर देखा था, डब्ल्यूएचओ का उसने फंड ही बंद कर दिया, $1 मिलियन फंड को कर दिया बंद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दादागिरी अमेरिका की यूं चलती है कि जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो करीबन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 80% मनी यूएस देता है, दुनिया के बाकी देश 20% देते हैं, 80% यूएस देता है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक में भी, ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ही यूनिसेफ में भी, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई है। दादागिरी तो उसी की चलती है। एक मिनट अनुष्का, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो ये जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक थे, इन्होंने शॉक थेरेपी के लिए शॉक थेरेपी स्टार्ट करी इन देशों को देने के लिए। वो दो इंस्टीट्यूशन ये थे, और इन्होंने जो भी हेल्प करना चाहा उन देशों को। थर्ड वे तो आपका यही है कि या तो आप खुद अपना आप डेवलप हो, आपको फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हेल्प, आप किसी एक की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो आप खुद डेवलप हो। और आप डेवलप हो ही नहीं सकते खुद, क्यों? क्योंकि सारी रिसोर्सेज तो हर के देश के पास हो ही नहीं सकती, उसको किसी ना किसी देश से लेनी पड़ती। आज अपन ऑयल किससे लेते हैं? ऑयल अपने पास इतना थोड़ी है, अपन भी ऑयल क्या है दूसरे देशों से लेते हैं। दूसरे देशों को अपने से जरूरत पड़ती है, वो अपने से लेते हैं। और अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो खुद ही डेवलप होऊंगा, जैसे रशिया ने किया, तो फिर क्या हुआ उसका हाल अपन ने अभी पढ़ा ही है, सब चीजों में बिछड़ गया। तो ये जो फंड्स होते हैं, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, ये जो अनडेवलप्ड कंट्री होती हैं या न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज होती है, इनकी हेल्प तो करता है, साथ में इनको गाइडलाइंस भी देता है, साथ में इनको गाइडलाइंस भी देता है कि आपको ऐसे 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 डेवलपमेंट करना है या ऐसे ऐसे डेवलप कराना है। ठीक है, क्लियर? अब उसकी इंटेंसिटी और स्पीड अलग अलग हो सकती है। कोई देश जल्दी डेवलप हो जाते हैं, कोई देश क्या है धीरे धीरे डेवलप होता है। हेल्प तो ये करीब करते ही हैं। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था? शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस जो रिजल्ट्स आए थे वो चौंकाने वाले थे, कि जो दे रहे थे उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? वो उन देशों के अंदरूनी जो मामले थे, इंटरनल जो अफेयर्स थे, उस कारण से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। गॉट इट? क्लियर? हाँ अनुष्का, जो अपना चैप्टर 3 है ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, 2 साल पहले था, इसको लास्ट ईयर से इसको इस चैप्टर को हटा दिया गया। चैप्टर 3 इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12। गॉट इट? तो अपन जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 से होगा। समझ में आ गया सबके? क्लियर? तो जब अब अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4। अब और कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास से कल से अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और देखिए आप आपका ये फाइल और जो मैं वर्क दे रहा हूँ और मैप वर्क, ये आप अच्छी तरह से करके रखना, मैं चेक करूंगा। देखो अगर बाय द वे जैसे इस साल हो गया, और बाय द वे अगर एग्जाम फिर अगर कोरोना का चलता रहा और कम नहीं हुआ और अगर एग्जाम नहीं हुए तो इसी बेस पे नंबर मिलेंगे और ये आपके रजिस्टर रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत नीटली मेंटेन करके उसको मैप वगैरह लगा करके चिपका करके उसको ध्यान से करना उसको।
चेक करने का काम मेरा है, वो मेरी ड्यूटी है, मैं सब कर दूँ। बट आपका जो काम है, आप उस आपके काम को तैयार करके रखिए। ऐसा नहीं हो बाद के अंदर आप परेशान हो जाए और मेरे हाथ से या स्कूल के हाथ से सब कुछ निकल जाए। इसलिए अभी से ही कम से कम 10 महीने पहले ही मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, क्लियर? ओके, देन वी विल। हाँ रहना, क्या कहना चाह रहे हो आप? बेटा अभी तो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो वर्क रजिस्टर में दे रहा हूँ, ये करिए। प्रोजेक्ट वर्क तो मैं अभी बताऊंगा, आने तो दो सिलेबस में। अभी तो हो सकता है कि कुछ कट करवाएं, कुछ ऐड तो होगा नहीं, होगा जो कट होगा। तो क्या कट होगा वो अभी नया कुछ भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है अभी अपने पास। ये अब आएंगी सीबीएसई तो से तो आपको बता दिया जाएगा। कौन सा एग्जाम? अरे बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए ना, नहीं हुए हैं बोर्ड के एग्जाम, तो उनको किस बेस पे पास किया गया? उनके जो इंटरनल एग्जाम्स उन्होंने दिए थे, इंटरनल जो उनके जो काम था उस बेस के ऊपर मार्क्स दिए गए ना। तो आप ये सारी चीजें अब 12th में हो, सारी चीजें कंप्लीट करके रखना, और मैं क्वेश्चंस अभी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, एंड वी विल स्टार्ट विद द। हाँ भेज दीजिए बेटा मेरे को, मैं पढ़ लूंगा और आपको जो भी गाइडलाइंस होगी वो दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, भेज दीजिए अनुष्का, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके।